हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन अपने सीए इंटर के इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी ए रेजिडेंट इफ़ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 बेसिक कंडीशंस। आपका कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट कहा जाएगा अगर वो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो जो आपकी पहली कंडीशन है, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब इंडिविजुअल आपका अगर पिछले आरपीवाई में अगर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है तो वो आपका रेजिडेंट बन जाएगा। अगर ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका रेजिडेंट बन जाएगा वो। और अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे जो कि है स्टे इन इंडिया आपका है 60 डेज और मोर एंड फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द आरपीवाई। प्रीसीडिंग द आरपीवाई का मतलब है जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पिछले जो 4 साल हैं उनमें आपका 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रहना चाहिए। और जो आरपीवाई है उसमें आपका 60 दिन अगर इंडिया में रहता है तो आपका जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो या तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है 182 डेज वाली, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये 60 डेज और 365 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट बन जाएगा। उसमें ये हमारी वो पीरियड ऑफ स्टे में नॉट बी कंटिन्यूस। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पीरियड ऑफ स्टे है वो कंटिन्यूस रहे। एंड डेट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल बोथ शैल बी कंसीडर्ड फॉर स्टे इन इंडिया। मतलब अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है या फिर कोई इंडिया में आ रहा है तो जिस दिन आ रहा है और जिस दिन जा रहा है हम यही कंसीडर करेंगे कि उस दिन हमारा जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में ही है। तो ये थी हमारी पहली बेसिक कंडीशंस। और उसके बाद हम जब अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और रेजिडेंट और इंडिविजुअल हमारा जो है वो रेजिडेंट बन जाता है तो उसके बाद फिर हम चेक करते हैं एडिशनल कंडीशंस। तो हमारी जो एडिशनल कंडीशंस है, तो जो हमारी एडिशनल कंडीशंस है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इफ़ ही सेटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस। यहाँ पे अगर अपना जो इंडिविजुअल है जो रेजिडेंट है अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएगा। तो हम देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन जो है आपकी वो है ही इज़ ए रेजिडेंट इन एनी 2 आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स। जो हमारा इंडिविजुअल है वो पिछले 10 सालों में से 2 सालों में इंडिया में रेजिडेंट है और हिज टोटल स्टे इन इंडिया फॉर द लास्ट 7 ईयर्स इज 730 डेज और मोर। और जो उसका लास्ट 7 ईयर्स में इंडिया में स्टे है वो 730 डेज या फिर उससे ज़्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारा इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाएगा ROR। तो ये हमारी बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस हो गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी 1। जो हमारे स्पेशल कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हैं वो कौन से हैं अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी स्पेशल कैटेगरी 1 है उसकी बात करेंगे हम। इन केसेस में आपके पास सिर्फ इन फॉलोइंग केसेस ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज़ अवेलेबल। इन जो स्पेशल कैटेगरी के 2 केस हैं इन केसेस में हमारे पास सिर्फ ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही अवेलेबल है जो कि हमारी है ये 182 डेज वाली। ये सेकंड कंडीशन हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या केसेस हैं ये। तो सबसे पहला इफ़ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला केस है अगर कोई इंडियन सिटीजन आपका इंडिया को लीव कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब इसमें आपका प्रोफेशन भी आ जाएगा, बिजनेस भी आ जाएगा और जो जॉब के लिए जाते हैं वो भी आ जाएगा। तो ये तीनों आपके इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है आपका इफ़ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप। अगर आपका कोई इंडियन सिटीजन इंडिया को लीव करता है एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप तो उसके पास भी सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही अवेलेबल रहेगी जो कि है 182 डेज वाली। तो अगर ये दोनों ही केसेस में
हमारे इंडिविजुअल फर्स्ट बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो फिर वो नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। उसके बाद इसमें ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एज पर कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट shall be considered as outside India in the case of crew member of foreign going ship। तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी और जो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ होगी एज पर कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उसको हम ये मानेंगे कि उसमें ज्वाइनिंग डेट पे और जो आपकी डेट ऑफ साइनिंग ऑफ है उन दोनों में ही वो आउटसाइड इंडिया है इंडिविजुअल। तो ये हमारी फर्स्ट स्पेशल कैटेगरी हो गई। तो अभी तक हमने अपनी दोनों बेसिक कंडीशन कर ली, फिर हमने एडिशनल कंडीशन कर ली और उसके बाद हमने जो हमारी स्पेशल कैटेगरी 1 थी वो हमने देख लिया, जिनके पास सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही अवेलेबल रहती है 182 डेज वाली। तो हम देखते हैं अपनी स्पेशल कैटेगरी 2। तो ये है हमारी स्पेशल कैटेगरी 2 है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया। तो जो हमारी स्पेशल कैटेगरी 2 है वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन इंडिया को विजिट कर रहा है। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग RPY इज़ 182 डेज और मोर। सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन लगा के देखेंगे फर्स्ट वाली। अगर RPY का स्टे 182 डेज से ज़्यादा होता है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा और उसके बाद हम एडिशनल कंडीशन चेक कर लेंगे। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है 182 डेज वाली, तो उसके बाद फिर हमारे पास ये 3 कंडीशंस हैं, उन्हें हम देखते हैं। स्टे इन RPY 120 दिन, तो जो आपका RPY में स्टे है वो 120 डेज और मोर होना चाहिए। स्टे इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर इज़ 365 डेज, तो जो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर है उनमें आपका स्टे 365 दिन या ज़्यादा होना चाहिए और आपकी इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप बन जाएंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट। तो ये थी हमारी स्पेशल कैटेगरी 2। इसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आपका इंडिया को विजिट कर रहा है। अगर वो सबसे पहले हम पहली बेसिक कंडीशन ट्राई करते हैं 182 डेज वाली, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा और उसके बाद हम एडिशनल कंडीशंस चेक कर लेंगे। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारे पास ये तीन कंडीशंस हैं। अगर RPY स्टे आपका 120 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए, प्रीवियस 4 ईयर्स में आपका स्टे 365 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए और इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तीनों तो फिर हमारा जो इंडिविजुअल है वो हमारा बन जाता है RNOR, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर वो हमारा बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो हमारी जो इंडियन इनकम इंक्लूड्स फॉरेन बिजनेस इनकम हुज कंट्रोल इज़ इन इंडिया और फॉरेन प्रोफेशनल इनकम हुज सेटअप इज़ इन इंडिया। उसके बाद हम बात करते हैं डीम्ड रेजिडेंट। इंडिविजुअल शैल बी NOR इफ़ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। NOR का मतलब है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जो आपका इंडिविजुअल है वो इंडियन सिटीजन है। इंडियन इनकम एक्सीड्स 15 लाख रुपीज़, और जो आपकी इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपये से ज़्यादा है। एंड सच पर्सन इज़ नॉट पेइंग टैक्स इन एनी कंट्री ड्यू टू हिज डोमिसाइल रेजिडेंस और सिमिलर नेचर। तो आपका जो इंडिविजुअल है वो इंडियन सिटीजन है, उसकी इंडियन इनकम आपकी 15 लाख से ज़्यादा है और वो पर्सन आपका पूरी दुनिया में कहीं भी टैक्स पे नहीं करता है, तो वो हमारा डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अब हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। An HUF would be resident in India if control and management of its affairs is situated wholly or partly in India, otherwise non-resident। तो जो हमारा HUF है अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है होली या फिर पार्टली तो वो हमारा रेजिडेंट है, वरना फिर नॉन रेजिडेंट है। एंड एन HUF इज सेट टू बी ROR इफ कर्ता सेटिस्फाइज बोथ एडिशनल कंडीशंस अदरवाइज NOR। तो अगर हमारा कर्ता जो है HUF का वो जो दो एडिशनल कंडीशंस थी उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो जो हमारी HUF है वो ROR बन जाएगी, वरना फिर वो NOR रहेगी। तो ये हमारा हो गया HUF का। उसके बाद हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म BOI या फिर AOP। रेजिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, अदरवाइज
नॉन रेजिडेंट। तो अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है होली या फिर पार्टली तो रेजिडेंट है, वरना फिर नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। इंडियन कंपनी सेल ऑलवेज बी रेजिडेंट। तो अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा ही आपकी रेजिडेंट रहेगी। फॉरेन कंपनी सेल बी रेजिडेंट इफ़ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ इन इंडिया। अगर आपकी जो फॉरेन कंपनी है उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो भी आपकी रेजिडेंट रहेगी। तो यहाँ पे अब हमें देखते हैं कि जो हमारी इनकम है वो इंडियन इनकम होगी या फिर फॉरेन इनकम होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। इनकम एक्रियोराइज और डीम टू एक्रियोराइज, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, और इनकम आपकी इंडियन है फॉरेन है। तो अगर आपकी इनकम एक्रियो और अराइज इंडिया में होती है और रिसीव इंडिया में होती है तो वो आपकी इंडियन इनकम है। अगर आपकी इनकम एक्रियो और अराइज इंडिया में होती है और रिसीव इंडिया के बाहर होती है तो भी वो आपकी इंडियन इनकम है। अगर आपकी एक्रियो और अराइज आउटसाइड इंडिया होती है लेकिन रिसीव इंडिया में होती है तब भी वो आपकी इंडियन इनकम है। और अगर आपकी इनकम एक्रियो और अराइज आउटसाइड होती है, रिसीव भी आउटसाइड होती है, तो वो आपकी फॉरेन इनकम बन जाएगी। तो सभी केसेस में हमारी जो इनकम है वो इंडियन इनकम रहेगी, सिर्फ एक केस को छोड़ के, जब वो एक्रू और अराइज दोनों ही इंडिया के बाहर हो रही हैं तब। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम की टैक्सेबिलिटी की। तो अगर इंडियन इनकम है और ROR है परसेंट तो टैक्सेबल होगी, NOR है तब भी टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट है तब भी टैक्सेबल होगी। मतलब जो इंडियन इनकम है वो सभी के ऊपर टैक्सेबल होगी, चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे फिर NOR हो आप। उसके बाद अगर फॉरेन इनकम है आपकी, तो अगर आप ROR हो तो आपकी टैक्सेबल होगी, अगर आप NR हो तो फिर आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर आप RNOR हो मतलब रेजिडेंट हो बट नॉट ओरिजिनली रेजिडेंट हो, तो उसमें आपके केस में नॉर्मली तो नॉन टैक्सेबल होती है। सिर्फ दो आपके जो एक्सेप्शंस हैं, फॉलोइंग फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल। बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल आपका इंडिया में है, प्रोफेशनल इनकम जो आपकी प्रोफेशनल सेटअप जिसका इंडिया में है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ऐसी कौन सी इनकम है जिनको हम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानते हैं। Any income accrue or arising to an SSC in any place outside India, whether directly or indirectly, through or from any business connection in India, however, following shall not be considered as a business connection in India। तो अगर कोई भी इनकम जिसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो वो वो आपकी डीम्ड एक्रूअराइज इन इंडिया होगी इनकम। तो और ये जो आपके हैं ये आपके बिजनेस कनेक्शंस कौन कौन से नहीं हैं वो देखते हैं। तो आपके सबसे पहले परचेज फॉर एक्सपोर्ट, अगर आपने एक्सपोर्ट के लिए परचेज किया तो फिर वो आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है। कलेक्शन ऑफ न्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, आपने इंडिया से कोई न्यूज़ कलेक्ट करी है जो आपको बाहर ट्रांसमिशन करनी है तो वो भी आपकी बिजनेस कनेक्शन नहीं है। शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया बाय फॉरेन सिटीजन और बाय फर्म हु डजंट हैव एनी पार्टनर हु इज इन इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया, और बाय ए कंपनी हु डजंट हैव एनी शेयर होल्डर्स हु इज़ ए इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट। तो अगर आपकी कोई मूवी की शूटिंग इंडिया में करते हैं बाहर के सिटीजन या फिर बाहर की फर्म या फिर बाहर की कंपनी आपकी, लेकिन उनमें उनका जो पार्टनर है फर्म का वो कोई इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन रेजिडेंट नहीं है, और जो भी कंपनी है उससे कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन या फिर रेजिडेंट नहीं है, तो वो भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो दूसरी हमारी डीम्ड इंडियन इनकम है वो होगी थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। तो अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट या कोई भी इनकम का सोर्स इंडिया में है तो इसका मतलब है वो हमारे लिए इंडियन इनकम है। और उसके बाद तीसरा है थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ ए कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया वुड बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। अगर आप इंडिया में कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं जो इंडिया में सिचुएटेड है तो वो भी हम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। उसके बाद है इनकम विच फॉल्स अंडर द हेड सैलरीज डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया इफ इट इज़ अर्नड इन इंडिया, सैलरी पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया वुड बी ट्रीटेड एज अर्नड इन इंडिया। उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज विच इज़ पेबल बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी आपकी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। उसके बाद है डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया डिविडेंड पे करती है तो वो भी आपका
इंडियन इनकम माना जाएगा। और फिर आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव होता है तो वो आपकी ऑलवेज ही एक्रू और अराइज इंडिया होगी। अगर किसी रेजिडेंट ऑफ इंडिया से रिसीव होता है, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ लोन इज यूटिलाइज फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। अगर जो आपने लोन किसी इंडियन रेजिडेंट से लिया है और उसका यूज़ इंडिया में किसी इनकम को अर्न करने के लिए हुआ, तो वो आपका डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। और अगर लोन किसी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया से लिया है, then deemed to accrue or rise in India if loan is utilized for earning business or professional income in India। उसके बाद हमारा आता है रॉयल्टी और फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज। रॉयल्टी और फीस फ्रॉम टेक्निकल रॉयल्टी और टेक्निकल फीस रिसीव्ड फ्रॉम, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है तो वो आपकी ऑलवेज ही डीम्ड टू एक्रू और राइज इंडिया होगी। अगर रेजिडेंट इन इंडिया से मिलती है तो डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया इफ़ IPR technical services is IPR or technical services is utilized for earning any source of income in India। रेजिडेंट, अगर आपकी जो टेक्निकल रॉयल्टी या टेक्निकल फीस है वो आपको रेजिडेंट इन इंडिया से मिलती है, देन डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया इफ IPR और टेक्निकल सर्विसेज इज यूटिलाइज्ड फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। अगर जो आपकी वो टेक्निकल सर्विस है वो इंडिया में किसी इनकम को अर्न करने के लिए दी गई है तो उसको हम एक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे। या फिर और अगर नॉन रेजिडेंट से आपको वो टेक्निकल फीस या रॉयल्टी फीस मिली है, देन डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ़ IPR और टेक्निकल सर्विस इज यूटिलाइज्ड फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। तो ये भी सेम है आपका, अगर इंडिया से आपकी अगर टेक्निकल सर्विस का उपयोग इंडिया से इनकम अर्निंग के लिए हुआ तो वो भी हमारी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारे इनकम टैक्स के सेकंड चैप्टर का जो है वो रिवीजन पूरा हो चुका है। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंट स्टेटस देखा, जिससे हमने पहले दो बेसिक कंडीशन देखी, एक पहली 182 डेज़ वाली, दूसरी 60 डेज़ वाली। उसके बाद हमने एडिशनल कंडीशन देखी, फिर हमने स्पेशल कैटेगरी 1 देखी जिसमें हमारे इंडियन सिटीजन इंडिया को लीव करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन सिटीजन्स इंडियनशिप। उसके बाद हमने स्पेशल कैटेगरी 2 देखी जिसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन जो इंडिया विजिट कर रहे हैं। उसके बाद हमने डीम्ड रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने आपका HUF का रेजिडेंस, फिर उसके बाद हमने HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा। और उसके बाद हमने आपका पार्टनरशिप फर्म BI और AOP का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा। फिर हमने कंपनी का स्टेटस देखा रेजिडेंशियल, और उसके बाद हमने जो इनकम एक्रू राइज इन इंडिया वो देखी। फिर हमने इनकम की टैक्सेबिलिटी देखी वो रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट के बेसिस पे। और फिर हमने देखी कौन कौन सी इनकम जो हमारी हैं वो हम एक्रू और राइज इन इंडिया मानेंगे।